भुट्टो वाकई ही जिंदा है। उन्होंने हर उस बंदे को तहफ़्फ़ुज़ दिया जो पहले किसी के रहमो करम पे था। उन्होंने मज़ारे को जिम्मेदार के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ दिया। उन्होंने बहुत कुछ किया। भुट्टो ने हमें स्टील मिल बना के दी। भुट्टो ने इस्लामी बैंक की तरफ कोशिश की। उन्होंने इस्लामी कॉन्फ्रेंस कराई और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इंदिरा गांधी जैसी शातिर लीडर से 5000 वर्बा मील इलाका अपना बगैर जंग किए वापस लिया। 90,000 कैदी उन्होंने भारत की कैद से छुड़ाए और भारत को उसके बस कुछ भी नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। ये वो नारा है जो हमें हर दफ़ा सुनने को मिलता है। कल जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की बरसी मनाई जा रही है। भुट्टो कौन थे? भुट्टो कैसे सियासत में आए? उन्होंने आके क्या क्या तब्दीलियाँ की? उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया? और पीपल्स पार्टी की बुनियाद उन्होंने कैसे रखी? एक इनकलाब जिसे कहा जाता है कि सियासत में लाया गया, उसके पीछे भुट्टो की क्या कहानी है? आज भुट्टो के ऊपर बात करेंगे और भुट्टो की फ़िलॉसफ़ी क्या थी उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली अहमद ढिल्लू साहब। और हम आज उनसे पूछेंगे कि आखिर भुट्टो कौन था और भुट्टोइज़म है क्या। देखिए खान साहब, कोई माने या ना माने जी, कायद आज़म के बाद सबसे पॉपुलर लीडर पाकिस्तान में आज तक जुल्फ़कार अली भुट्टो ही है। ठीक है। इसलिए आपने कहा कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। भुट्टो वाकई ही जिंदा है। उसकी वजह उसके वो काम है जो उसने गरीब अवाम के, ठीक, गरीबों का वो बेताज बादशाह था और उसने बड़े बड़े बुर्ज, बड़ी बड़ी पार्टियों को 70 के इलेक्शन में बर्बाद करके रखा। बिल्कुल ऐसे। इसलिए ये कहना कि कायद आज़म के बाद हमें आज तक सिर्फ भुट्टो ही लीडर मिला है, इसमें कोई शक नहीं। ढिल्लू साहब, आप कहते हैं कि उन्होंने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है, उन्होंने जो एक नारा भी लगाया था सोशलिज्म का, लेकिन वो खुद तो वडेरों के ख़ानदान में से थे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि वो सिंध के एक बड़े ज़िम्मेदार थे, घराने से बड़े वडेरे थे। पहले भुट्टो फैमिली सिंध में दूसरे सबसे बड़ा ज़िम्मेदार या तीसरा है। उनके वालिद मोहतरम शाह नवाज भुट्टो नवाब ऑफ जूनागढ़ के दीवान थे और भुट्टो बड़े पढ़े लिखे थे। भुट्टो एक पढ़े लिखे ख़ानदान से थे, लेकिन बेशुमार लोगों ने मुझे कहा कि उन्होंने देखा भुट्टो को जब वो किसी अच्छी हालत में होते थे कि मैं इस गरीब के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है। और जब उनको इक़्तिदार मिला तो उन्होंने करके भी दिखाया। इस पर आप इख्तलाफ कर सकते हैं उनके तरीक़ाकार से, लेकिन उन्होंने अमीर आदमी के लिए कुछ नहीं किया, गरीब आदमी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने तालिब इल्म को बहुत प्रोटेक्शन दी। उनका तालीम से बहुत लगाव था। उन्होंने मैट्रिक तक तालीम फ्री की। बिल्कुल ठीक है। और एक 10 पैसे की स्कीम थी, शायद नौजवान नस्ल को ना पता हो, कि स्टूडेंट्स के लिए तालिब इल्म को 30 किलोमीटर के लिए वो सिर्फ 10 पैसे में सफ़र करता। क्योंकि मैं खुद एक गांव से हूँ, हम गांव से कसूर पढ़ने जाते थे, तो मैंने देखा कि मेरा गांव खुड़ियाँ से आते से ज़्यादा तालिब इल्म उस 10 पैसे की वजह से तालीम हासिल करने में कामयाब। ये कितनी बड़ी चेंज थी जिसने तालिब इल्मों को चेंज करके रख दिया और पाकिस्तान के तलीमी मेयार को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। मैं कई CS के अफसरों को जानता हूँ जो मुझे खुद बताते हैं कि हमने भी 10 पैसे पे सफ़र किया और हमने भी मुफ्त तलीम हासिल की है। उस वक्त तलीम माफिया को भुट्टो ने फटकने नहीं दिया। बिल्कुल। फिर मजदूर जी, उन्होंने मिलें नेशनलाइज की और मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, मजदूरों को मालकान के बराबर लाके बैठाया। उन्होंने किराएदार को तहफ़्फ़ुज़ दिया कि मालिक मकान जब दिल चाहे ना निकाल दें। उन्होंने हर उस बंदे को तहफ़्फ़ुज़ दिया जो पहले किसी के रहमो करम पे था। उन्होंने मज़ारे को ज़िम्मेदार के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ दिया कि मज़ारा मेहनत करता है और ज़िम्मेदार जब जी चाहता है उसको उठा देता है। 2 ज़रूरी इस्लाहत की उन्होंने, जिससे कम से कम पंजाब में बड़े बड़े ज़िम्मेदारों का खात्मा हुआ। उन्होंने बहुत कुछ किया। भुट्टो ने हमें स्टील मिल बना के दी जिसको हम संभाल भी नहीं सके। भुट्टो ने टेक्सला इतना बड़ा हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स बनाया। भुट्टो ने इस्लामी बैंक की तरफ कोशिश की। बिल्कुल। उन्होंने इस्लामी कॉन्फ्रेंस कराई और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इंदिरा गांधी जैसी शातिर लीडर से 5000 वर्बा मील इलाका अपना बगैर जंग किए वापस लिया।
90,000 कैदी उन्होंने भारत की कैद से छुड़ाए और भारत को उसके बस कुछ भी नहीं दिया। ये ऐसे कारनामे हैं जिससे हमारे आज के लीडर आरी नजर आते हैं। भुट्टो के बाद आज तक हम भारत से कुछ नहीं बनवा सकते। किसी डैम का मसला हो हम वो केस भी हार जाते हैं। किसी किस्म का हमारा भारत के साथ तनाज़ा हो, हमारा कहीं वर्ल्ड कोर्ट में तनाज़ा हो, हम उसमें हार जाते हैं। ये भुट्टो ही था जिसकी मौजूदगी में पाकिस्तान का एक नाम था, पाकिस्तान का एक स्टेटस था। उन्होंने फौज पाकिस्तान को मुस्तकम करने के लिए एटमी प्रोग्राम शुरू किया। एग्जैक्टली। जिस पर आज बहुत बड़े बड़े लोग अपने नाम का लेबल लगाते हैं एटमी धमाके करने के बाद, लेकिन शुरू उसी ने किया और कहते हैं कि उसी की सजा उनको दी गई। बिल्कुल। भुट्टो अजीम था और रहेगा, तारीख में हमेशा अमर रहे। जीलू साहब, आपने एक बात की कि उन्होंने सनतों को नेशनलाइज किया, तो इसके ऊपर भी लोगों का, बहुत से लोगों का मौक़िफ़ है कि उसका मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो आपने कहा कि वहाँ से मज़दूरों को तो हकूक़ ज़रूर मिले थे, लेकिन बाद में वही सरमायादार उनके खिलाफ इकट्ठे हो गए और उन्हीं के खिलाफ तहरीकें चलाई गई। फिर देखिए, इसलिए ये आपने मेरी बात खुद सेकंड कर दी कि सरमायादार उनके खिलाफ हो गए और इकट्ठे हुए, उन्होंने मजदूर को तफस दिया। देखिए, जब भुट्टो आए हैं उस वक्त पाकिस्तान पर 22 खानदानों का राज था। अपने किसी बड़े से पूछें कि क्या उनके घर में टिश्यू पेपर था, क्या उन्होंने कभी फ्रिज या एसी देखा था? कहने को अयूब खान का ज़माना बड़ा सुनहरी ज़माना था, आम आदमी के पास था क्या? उसका टोयोटा करोला अयूब खान के दौर में 15-16 हज़ार की थी। ठीक है। होती किसी के पास भी नहीं थी। भुट्टो के दौर में लोगों के घरों में गाड़ी पहुंची, लोगों को अपने घर मिले, लोगों के घर में शऊर आया, लोगों ने ड्राइंग रूम का नाम सुना। मतलब मैं अपने घर की बताता हूँ कि हमारे घर में टिश्यू पेपर नहीं होता था। बेशुमार चीज़ें हमने भुट्टो के दौर में आई हैं। बिल्कुल ऐसे। भुट्टो ने हमारे 10 लाख से ज़्यादा अफराद को मिडिल ईस्ट में भेजा, नौकरियां लेके दी, जिससे पाकिस्तान में पैसा आया। और हमें भी पता चला और हमें भी पता चला कि फ्रिज क्या होता है, एसी क्या होता है, टेलीफोन क्या होता है। तो ये सब कुछ 22 खानदानों के पास था। एग्जैक्टली। 22 खानदान उस वक्त भी बड़ी लगी जिंदगी गुजार रहे थे। सैकड़ों के पास अपने हवाई जहाज थे, दाऊद के पास, हबीब के पास। ये इतने अमीर लोग थे कि आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। इन सब का तलस्म भुट्टो ने तोड़ा और आम आदमी को बताया, जिसको कहते हैं शऊर देना, उसको बताया कि तुम्हारा हक क्या है। बिल्कुल। ये भुट्टो का इतना बड़ा कारनामा है कि उसने हमें बताया कि तुम्हारा हक क्या है और तुमने हक कैसे लेना है। जुल्फ़कार अली भुट्टो, जिन्होंने लोगों को इतना बड़ा ज़्यादा शऊर दिया, क्या वजह थी कि वो बाद में कंप्रोमाइज़ कर गए? इसके ऊपर तो बाद में आएंगे, लेकिन ढिल्लों साहब हमें ये बताइए कि आखिर वो कौन से इख्तलाफात थे जो उनके जनरल अयूब खान के साथ, सदर अयूब के साथ उनके पैदा हुए और उसके बाद इन्होंने अपनी पीपल्स पार्टी बनाने का आगाज़ किया? देखिए, भुट्टो एक शानदार लीडर था, मतलब अयूब खान उनको इतने वजारतें ना देते। ठीक है। भुट्टो ने ताशकंद के मुआहदे पर आकर अयूब खान से इख्तलाफ किया। उनका ख्याल था कि हम जीती हुई जंग हार गए। और मुझे उनकी बात में वजन इसलिए महसूस होता है कि 65 में हमने छम्प जोड़िया पर कब्जा कर लिया था, अखनौर के हम बिल्कुल पास थे जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया। तो 65 की जंग के बाद मौजा ताशकंद में हमने वो तमाम एरिया वापस कर दिए। कश्मीर तो वापस करना नहीं बनता था, बिल्कुल, कश्मीर तो इंडिया का हिस्सा नहीं था। यही भुट्टो का इख्तलाफ था, यही सबके इख्तलाफात बढ़े। लेकिन कुछ लोग इससे इख्तलाफ भी करते हैं और वो कहते हैं कि जी जब भुट्टो गए थे पहले वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई थी रशिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ, तो वो इस बात को पहले ही एग्री कर गए थे कि इस मुआहदे के अंदर या इस ताशकंद के अंदर कोई भी बात कश्मीर के हवाले से नहीं की जाएगी। तो इलाका वापस क्यों किया? कश्मीर के हवाले से अगर बात नहीं हुई, वो तो फिर कहा कि प्रेशर डला था, खुद भुट्टो साहब के ऊपर भी प्रेशर था और जाहिर है कि अयूब खान के ऊपर भी प्रेशर होगा और इसी प्रेशर की वजह से तो इंडियन जो थे अपना वज़ीर आज़म, उनका इंतकाल भी सुना हो गया था। वो भी एक बड़ी खबर थी वहाँ पे। अब खुद ही सोचो, कभी खुशी से भी इंतकाल होते हैं। बिल्कुल। इतनी बड़ी चीज़ क्या उन्होंने पाकिस्तान से ले ली थी कि पाकिस्तान ने लिख के दे दिया था कि कश्मीर ले लो। तो सुना कि शास्त्री साहब जो थे, लाल बहादुर शास्त्री साहब, बीमार थे, वो उनकी फैमिली की तरफ से भी उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया था इस हवाले से। मुझे इसका ज़्यादा नहीं इल्म, लेकिन शास्त्री साहब तो पहले ही उससे बीमार थे। ये तो मफरूज़े होते हैं, इस तरह की बातें करनी होती हैं। तो भुट्टो के मुखालिफ उनकी अच्छी बातों को भी
पसंद नहीं करते। भुट्टो के लिए कितना आसान था कि एक वो अयूब खान की वजारत जिसे कहते हैं खारजा में थे, फिर उन्होंने आके पार्टी कैसे बनाई, किस तरह से उन्होंने अवामी जो मैंडेट है वो हासिल किया? देखिए बात सुनिए जी, लीडर को पता होता है। भुट्टो बड़े शातिर थे, ठीक है। समझदार थे, कोई आम आदमी नहीं थे। जब उनका ताशकंद के बाद उनका इख्तलाफ हुआ और उन्होंने कन्वेंशन मुस्लिम लीग छोड़ दी और अयूब खान के खिलाफ हो गए, तो पब्लिक ने भी उनको तज़ीर आई दी। पब्लिक ने उनको हर जगह वेलकम किया। उनकी बातें, मेरा ख्याल है कि भुट्टो लेफ्टिस्ट नहीं थे, लेकिन उनकी बातें लेफ्टिस्ट लोगों से मिलती जुलती, तो वो नहीं थे, जिससे बाएं बाजू के लोग सारे उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। और डॉक्टर मुबशर के घर उन्होंने लाहौर में ही 67 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, बिल्कुल, जो आज तक हम देख रहे हैं। बिल्कुल। तो वो खुद जो है, आपको लगता है कि वो सोशलिस्ट नहीं थे, लेकिन उनकी अगर हम पॉलिसीज़ को देखें, वो सारी की सारी जैसा कि आपने बताई हैं, कि उससे तो उन्होंने एक नारा भी तो लगाया था कि इस्लाम हमारा मज़हब, सोशलिज़म हमारी मईशत। देखिए उन्होंने, जब तक मैं समझता हूँ, एक तो 22 खानदानों का जो इक़्तिदार था उसको ख़त्म करना चाहता, ठीक है। उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने सोशलिज़म का नाम दिया। इस्लाम हमारा दीन है, सोशलिज़म हमारी मईशत है, जमहूरियत हमारी सियासत है, बिल्कुल, और ताकत का सरचश्मा अवाम है। इस पर दाएं बाजू ने उनका इख्तलाफ शुरू कर दिया, एक तो सोशलिज़म के नाम पे, फिर उन्होंने कह दिया कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। हम तो हर जगह पर मजहब को ले आते हैं ना, तो उससे भुट्टो दाएं बाजू वाले भी नहीं थे, बाएं बाजू वाले भी नहीं थे, ठीक है। भुट्टो मेरे ख्याल में लिबरल थे, और वो अवाम की वेलफेयर चाहते थे। और दाएं बाजू वाले, मैंने तो कभी किसी दाएं बाजू वाले को अवाम की खिदमत करते नहीं देखा, इसलिए उनके खिलाफ बात थे। और 70 के इलेक्शन में उन तमाम दाएं बाजू वालों का उन्होंने बेड़ा गर्क कर, ठीक है, जो आज बड़ा शोर लगाते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, वो सब वहाँ फारग हो गए। अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया, और 70 की वजह से आज तक दाएं बाजू की कोई पार्टी जिसके साथ मजहब का नाम लग जाए पाकिस्तान में कामयाब नहीं है। इतना पॉपुलर लीडर, और फिर अवाम में भी इतना मकबूल, और उसके ख्यालात भी ऐसे ही थे कि वो अवाम के लिए सारा कुछ करना चाहता था, और ज़ाहिर है कि वो दाएं बाजू वालों से भी इतना मरूब नहीं था, बल्कि उसको तो जैसा कि आपने कहा था कि उनका बेड़ा गर्क कर दिया था। फिर क्या वजह थी कि वो जब आइन बना और बाकी सारी चीज़ें हुई तो वो उनके नरगे में आ गए और वही करने लगे जो वो कहते थे? देखिए मेरा ख्याल था कि यहाँ से भुट्टो से गलती हुई। भुट्टो लेफ्ट के वोट लेकर आया था, लेफ्ट ने उसके लिए बहुत मेहनत की, तो उनके ज़हन में ये आया कि लेफ्ट तो मेरा है ही, तो मैं राइट को भी साथ मिलाने की कोशिश करता हूँ। जिस पर उन्होंने जो आइन बनाया, इस्लामी जमहूरिया आइन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, पूरी दुनिया में कोई दूसरा मुल्क आपको नहीं मिलेगा जिस पर लिखा होगा इस्लामी जमहूरिया तुर्की, इस्लामी जमहूरिया मराकश, इस्लामी जमहूरिया मलेशिया। ये नहीं होना चाहिए। मैं इसके जड़ी तौर पर खिलाफ हूँ, इसने हमें नुकसान पहुँचाया। और भुट्टो ने दाएं बाजू को खुश करने के लिए फिर जुमे की छुट्टी कर दी, और ख़ुद शराब के नशे में शराब पर पाबंदी लगा दी, जिसके नतीजे हम आज तक भुगत रहे हैं। ठीक है, कि मरी ब्यूरी वालों ने कहा जी 54% पाकिस्तानी शराब पीते हैं, तो बैन करने का फ़ायदा क्या होगा? तो सर आपको क्या मसला है? आखिर शराब पे अगर पाबंदी लग गई थी तो मतलब लोग, अगर हमारे मज़हब में भी तो है ना कि हराम है, तो फिर ठीक है, हराम है। खान साहब बात ये नहीं होती, बात ये होती है कि आपको पब्लिक का ट्रेंड देखना चाहिए। और जिन दिनों जो शराब पर पाबंदी लगी थी, मैं उससे लंबी बहस पर नहीं जाना चाहता। अब हम पूरी दुनिया में फिरते हैं, और जो लीडर खुद शराब पी रहा है, अयूब खान के दौर में यहाँ पर कसिनो भी थे, यहाँ पे नाइट क्लब्स भी थे, तो वहाँ से आप वापस लेकर गए कि शराब बैन कर दी। इट्स ओके, शराब को बैन कर देना चाहिए, शराब नहीं होनी चाहिए, तो फिर नहीं होनी चाहिए ना। आपके एक फैसले से पब्लिक को कोई फायदा नहीं हुआ, आपने अपनी तरफ से इस्लाम की खिदमत कर दी है, खिदमत आपने माफिया की कर दी है। केसों का जो इंटरनेशनली बोतल 3000 की है, आपके मुल्क में 20,000 की मिलती है, यानी कि एक माफिया को फायदा हो गया ना। तो उन्होंने एक बोतल पर 10,000 अरबों रुपए वो सालाना कमा के ले जाते हैं। और इंटरनेशनल प्रेशर इतना है कि सऊदी अरब ने बियर को हलाल कर दिया, तुर्की में अवेलेबल है, मलेशिया में अवेलेबल है। मुझे बताएं कौन सा, आपकी एयरलाइन भी तबाह होगी इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया की एयरलाइंस में सर्व होती है, आप नहीं करते, आप पे मुसाफिर नहीं जाते, क्योंकि पीआईए में सिर्फ मुसलमानों ने तो सफर नहीं करना। और यहाँ पर आपने जो ड्रामा किया हुआ है
कि गैर मुस्लिमों को अलाउ है, वो गैर मुस्लिमों से तमाम मुसलमान लेते हैं। जब शेख दस्ती साहब जब MNA हॉस्टल से बोरियां भर के लाए थे खाली बोतलों की, क्या कर लिया आपने? बिल्कुल सही। अगर तो आपने बैन करना है तो फिर बैन होना चाहिए, कमजोर फैसला नहीं होना चाहिए। जैसे ज़ियाउल हक ने शाही मल्ला बंद कर दिया तो प्रोस्टिट्यूशन पूरे लाहौर में फैल, बिल्कुल, या तो फिर उसको रोकते, बिल्कुल खत्म करते, वो मुमकिन ही नहीं था। कर नहीं सकते, सिर्फ आप सस्ती शोहरत लेने के लिए इस तरह के फैसले कर देते हैं। इस तरह के फैसले करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ढिल्लू साहब, मुझे ज़रा ये बताइए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बड़ी बड़ी अच्छी बातें भी हमने की, उसमें थोड़ी सी ये बात भी आ गई कि उन्होंने थोड़ा सा दबाव में आए। उनकी शख्सियत में मुझे लगता है, अगर हम उनकी स्टडी करेंगे, उनकी शख्सियत में आमरीत भी तो मौजूद है। उन्होंने जो फैसले किए, जो बाद में आने के बाद। आपकी खासा बात दुरुस्त है। भुट्टो साहब की शख्सियत में आमरीत तो दिखाई देती है। वो अपने मुखालिफ को बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है, चाहे वो पार्टी में हो चाहे हुकूमत में हो। बिल्कुल। उन्होंने लेफ्ट को दराज करके राइट को खुश करने की कोशिश की, लेकिन साथ साथ वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सके। ठीक है। उनकी इस पॉलिसी की वजह से बड़े बड़े नाम, जिनमें मियां महमूद अली कसूरी, जे रहीम, मुराद मोहम्मद खान, मुख्तार राना, उनको छोड़ के चले गए, खुर्शीद हसन मीर चले गए। लेकिन वो अपनी आमरीत की वजह से अवाम में तो आखिर तक दिल उन्होंने बनाए रखा, लेकिन राइट को उन्होंने इतना ताकतवर कर दिया और कर दिया कि वो बाद में उनके लिए वो बाले जान बन गए। लेकिन जो उनकी बड़ी आमरीत थी कि भुट्टो साहब ने मेरिट की परवाह नहीं की, ठीक है, उनकी जुबान ही मेरिट होती थी और वही उन्होंने भुगता। ज़ियाउल हक को 7 दर्जे नीचे से लाकर उन्होंने, हालांकि जनरल टिक्का खान उस वक्त कहते रहे कि जनाब इसको अब ना बनाए, लेकिन उसकी जो सबसे खुशामदी जनरल था ज़ियाउल हक, तो भुट्टो खुशामद पसंद फिर निकले और वही खुशामद पसंद उनको लेकर बैठ गया। उनकी सोच थी कि उनको कभी धोखा नहीं देंगे ज़ियाउल हक, और सबसे ज्यादा खुशामदी कैसे हो सकता है धोखा ना दे। तो भुट्टो साहब का ये जो मेरिट को नजरअंदाज करने का सिलसिला था, वो हमें आज तक नुकसान पहुंचा रहा है। एयर मार्शल नूर खान जैसे लोग उनको छोड़ गए कि भुट्टो साहब मेरिट के खिलाफ PIA में अपनी बातें करते थे, तो वो नहीं मानते थे। एग्जैक्टली। आप भुट्टो साहब का अंदाजा लगाएं कि शख्सियत कितनी बदल गई कि 71 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उन्होंने मलिक मराज खालिद को पंजाब का वज़ीर आला बनाया, बिल्कुल, जो एक गरीब दोस्त रहनुमा थे। मतलब गुलाम मुस्तफा खान को गवर्नर बनाया, जो एक इनकलाबी नौजवान था उस वक्त। तो 77 में जब उन पर जवाल आया, जब फौज उनका तख्ता उल्टा, उस वक्त 2 नवाब पंजाब के हुक्मरान थे। बिल्कुल, नवाब सादिक हुसैन कुरैशी, हमारे मौजूदा वज़ीर ख़ारिजा के वो चचा हैं, और अमीर भावलपुर नवाब अब्बास अब्बास। ये कहाँ मलिक मराज खालिद और कहाँ नवाब सादिक हुसैन कुरैशी। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी इतनी बदल चुकी थी उस वक्त। और वो तमाम वडेरे, वो तमाम नवाब जो 1970 में भुट्टो से शिकस्त खाई थी, वो 77 के इलेक्शन में दोबारा टिकटें हासिल करने में कामयाब हो। इसके पीछे वजह क्या थी? देखिए, एक बंदा इतना इनकलाबी हो और फिर वाह जिनके खिलाफ खड़ा हुआ उन्हीं को ही अपनी पार्टी में ले आया। ये तो कुछ मुझे आज की आपकी तहरीक इंसाफ में भी कुछ ऐसी मवासलत नजर आती है। तहरीक इंसाफ भी उसी राह पे चल रही है और बड़ी तेजी से चल रही है। और फिर 77 पे उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश हुई। 77 में धांधली तो हुई थी, मैं उस वक्त अभी बहुत छोटा था, लेकिन जो सामने थे फैक्ट्स, ये प्राइम मिनिस्टर खुद भी बिला मुकाबला हो गए हैं और चारों वज़रा भी बिला मुकाबला हो गए। यहाँ पे राना फूल खान भी बिला मुकाबला हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इतने लोग कैसे बिला मुकाबला हो सकते हैं? तो ये ट्रेंड जो है वहाँ से ही चला था, ये जैसे आप कहते हैं धांधली का जी। लेकिन और उसका फिर फायदा उठाया, उठाने वालों ने, जिनको एडमी प्रोग्राम पसंद नहीं था, उन्होंने मजा दिया उनको, जिनको एग्जैक्टली जिनको एडमी प्रोग्राम भी पसंद नहीं था और जिनको ये भी पसंद नहीं था कि ये जो सनतें हैं ये कमाई जाएं और जो मज़दूर है, जो मज़दूर पेशा लोग हैं, उनको राइट्स मिलें। फिर हमने देखा कि वो सारा कुछ बदला। अब आते हैं सर इस बात के ऊपर कि लोग आज तक नहीं समझ सके कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी क्यों गई थी, वो वजह क्या बनाई गई थी जिसके ऊपर उनको फांसी दी गई। देखिए, वजह तो अहमद रज़ा कसूरी के वालिद की वफ़ात थी, लेकिन इसके लिए वजह ये एक्चुअली नहीं थी। उनको अमेरिका समझ लें या साम्राज्यी ताकतें समझ लें, वो उनको मारना चाहते थे। ठीक है। तब देखिए भुट्टो ने कितने कितने बड़े गुनाह किए ना, कि उसने इस्लामी कॉन्फ्रेंस कराई,
उसने पाकिस्तान को एटम बम दे दिया। और 73 की जो अरब इसराइल जंग हुई थी, उसके बाद अरबों ने पूरी दुनिया का तेल बंद कर दिया। वो बहुत एक नई चीज थी वेस्ट के लिए। Exactly. में भी इतनी हिम्मत है, उस हिम्मत के पीछे उनको भुट्टो दिखाई। एग्जैक्टली कि भुट्टो ने शाह फैसल को, जनरल कज़ाफ़ी को एग्जैक्टली मजबूर किया या समझ लें कि उनको कायल किया कि आप इकट्ठे हो जाएं और वेस्ट को इस तरह तंग कर सकते हैं। ये 4-5 वजह थी। और फिर वो एक इस्लामी बैंक बना रहे थे कि जिसमें तमाम इस्लामी मुल्क अपना अकाउंट रखेंगे। एग्जैक्टली ये 4-5 गुनाह थे जिसकी वजह से उनको फांसी दी गई। और एक बहाना बनाया गया वो तो एक कत्ल का जिसके ऊपर था। एग्जैक्टली वो तो जवाहरलाल को कहा गया था कि इसको मारना ही मारना है, तो वो उस तरह ना मरते तो किसी और तरह मार देते। इस अमल को जुडिशियल मर्डर भी तो कहा जाता है। बिल्कुल है। पहले 9 जज थे, 2 रिटायर हो गए, बैंक तो टूट गया। एग्जैक्टली फिर 7 में से 4-3 ने फैसला किया। तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो होता है वो तो हमेशा मुल्ज़िम को मिलता है। एग्जैक्टली वो नहीं दिया गया। नहीं दिया गया। तो साफ नजर आता है। खुद तो बाद में मान भी गए वो जो हमारे छोटे सरकार थे, जस्टिस सी बशर शाह के मुझ पर प्रेशर था, प्रेशर डाला गया। और अब देखे ना कि उसमें जाओ लग ने फिर पंजाब वर्सेस बाकी प्रोविंसेस भी कर दिए। एग्जैक्टली तो 4 जज पंजाबी थे, 3 जज जिन्होंने खिलाफ फैसला दिया वो पंजाबी नहीं थे। एग्जैक्टली आज भी पीपल्स पार्टी जब बात करती है जमहूरियत की तो सबसे ज़्यादा उसका राग लाती है। तो मुझे ये बताइए कि जिसने बुनियाद रखी थी पीपल्स पार्टी की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जमहूरी कितने थे? अफसोस की बात है कि आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनमें से बेहतर तो भुट्टो ही थे, लेकिन वो भी जमहूरी आमरीत पसंद करते थे। उन्होंने सबसे पहले देख लीजिए 2 सूबे उनके पास नहीं थे, फ्रंटियर और बलूचिस्तान। तो उन्होंने वहाँ की हुकूमतें बरतरफ की, वहाँ गवर्नर राज लगाया और उनके लीडरों के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे बनाए। हैदराबाद ट्रिब्यूनल बड़ा मशहूर हुआ उस जमाने में, वली खां वगैरह सारे जेल में डाला गया। ये वहीं से ट्रेंड बना। और जब बलूचिस्तान में मज़ामत हुई तो बाकायदा वहाँ पर फौज भेजी गई, सरकशी दबाई गई। ये एक्चुअली उस वक्त से फिर हम बलूचिस्तान को दोबारा कंट्रोल नहीं कर सके। इसका मतलब है कि फ्यूडल माइंड एक था और दूसरा जैसे कह लें कि एक जनरल के साथ वो रहे, जनरल यूब के साथ, तो थोड़ा कुछ उनका भी उनकी असर रहा होगा। लेकिन अगर जब हम उनके अगर खूबियों की जब बात करते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान को दिया है, उसके सामने ये चीज़ें छोटी नज़र आती हैं। देखिए भुट्टो का एक सबसे बड़ा कारनामा था कि जब भुट्टो को पाकिस्तान मिला उस वक्त क्या पोजीशन थी। बिल्कुल ये इतनी ख़राब पोजीशन थी कि हमारा 5000 मरबा मील का इलाका इंडिया के पास था, 90,000 कैदी हमारे इंडिया की कैद में थे और कौम का मुराल इंतहाई बुरी तरह गिर चुका। भुट्टो ने आकर वो कैदी भी वापस लिए। कैदी तो वापस आ ही जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इलाका वापस लिया और फिर उस कौम का मुराल बुलंद किया। कि सिर्फ 1 साल के बाद कौम दोबारा इंडिया से टकराने के लिए तैयार बैठी। ये भुट्टो को क्रेडिट जाता है कि उसने जब तक भुट्टो बरसक इक़्तिदार रहे, पाकिस्तानियों को ये यकीन था कि हम सुपर हैं, बिल्कुल हमें किसी का खौफ नहीं। यही इस वक्त हमें ज़रूरत है। यही मैं बार बार कहता हूँ कि कप्तान साहब को भी कौम का मेयार, कौम का मुराल बुलंद करना चाहिए, चाहे वो अच्छे काम कर रहे हैं या बुरे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो खेल का मुराल है। बिल्कुल ऐसे ही है ढिल्लू साहब। लेकिन मुझे ये बताइए कि मौजूदा पीपल्स पार्टी को आप कैसे देखते हैं? आज भी वो अगर ज़िंदा है तो वही नारे लगाकर भुट्टो ज़िंदा है की बात करते हैं। वो कौन सा भुट्टो ज़िंदा है? वो जो इनकलाब लाया था या वो भुट्टो जो कंप्रोमाइज़ कर गया था, जिसने मफाहमत की सियासत करना शुरू कर दी थी? ये तो मुफाहमत की सियासत भी नहीं कर रही। मौजूदा पीपल्स पार्टी का भुट्टो के साथ क्या तल्लुक है? भुट्टो तो फाइटर था। भुट्टो ने तो कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कंप्रोमाइज़ का वक्त हमेशा रहता है। अगर भुट्टो फांसी से बचना चाहता तो बच सकता। अच्छा, ये ऐसी बात नहीं है। ये तो नैब के मुकदमों से बचने के लिए डर जाते हैं। अगर नवाज शरीफ डील करके बाहर जा सकता है, नवाज शरीफ डील करके जद्दे जा सकता है, मिसाके जमहूरियत बेनज़ीर कर सकती है मुशर्रफ के साथ, तो भुट्टो भी बच सकता। भुट्टो भी बच सकता था। उसने तारीख में अमल होने के लिए और शहादत लेकर अपनी तमाम गलतियों पर भी पानी लिया। बिल्कुल। और वो शहीद हो गया। वो तारीख में अमर हो गया। तारीख में अमर हो गया। एक आमर से टकरा कर उसने अपनी जान कुर्बान कर। बिल्कुल। ये वो भुट्टो अज़ीम है।
ये वो सबक है जो शायद बिलावल भुट्टो को समझना चाहिए कि जुल्फ़कार अली भुट्टो कौन थे और उनका रास्ता क्या था। अगर वो पीपल्स पार्टी की बगा चाहते हैं तो उन्हें वो जरदारीज़म से निकलकर भुट्टोइज़म की तरफ आना पड़ेगा, तभी और गरीब आवाम को नहीं भूलना चाहिए। तभी तमाम गलतियों के बावजूद आखिर तक गरीब आवाम को नहीं भूले। बिल्कुल, गरीब आवाम के लिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। नाज़रीन, ये था हमारा अब तक का प्रोग्राम। हमने कोशिश की है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो के नज़रिए को जानने की कोशिश करें, उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या। ज़ाहिर है कि एक छोटी सी एक बैठक के अंदर तो उनके जितने कारनामे हैं उनको ना तो कवर किया जा सकता है, ना ही उस दौर की सियासत को समझा जा सकता है। हम आइंदा किसी प्रोग्राम में आएंगे और भुट्टो की ज़िंदगी के और उनकी सियासत के मुख्तलिफ पहलुओं को फिर से उसके ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे, डीप स्टडी उस पर करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, आइंदा किसी प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।